अलीजा ने कहा, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अलीजा की बात पर क्लैड ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, बताओ। जिसके बाद अलीजा ने मिस्टर क्लैड की तरफ देखकर कहा, आपके कुछ लोगों की लापरवाही हमें बहुत महंगी पड़ने वाली है। 3 और डेड बॉडीज पुलिस को मिली, अब वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ा देंगे। पुलिस के मैटर को मैं देख लूंगा, तुम बस अपने काम पर फोकस करो। इतना कहकर क्लैड अपनी कार में बैठ गया। क्लैड की बातें कभी कभी सबको चौंका देती हैं। जैसे अभी की ये बात, अलीजा ने इतनी बड़ी बात बोली थी और क्लैड ने हल्के में लेके सारी बात ही खत्म कर दी। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत और रूही अभी भी पुलिस स्टेशन में ही बैठकर काम कर रहे थे। तो रूही ने विक्रांत से कहा, कॉफी लेना पसंद करोगे? हाँ क्यों नहीं। विक्रांत ने इतना कहा और उसके बाद उसने रूही से कहा, अच्छा ये देखो। इतना कहकर विक्रांत ने रूही को एक लड़की की फोटो दिखाई, जिसे देखकर रूही ने कहा, ये तो जोई है, क्या तुम इसे टीम में लेने का सोच रहे हो? हाँ, इसकी फाइल काफी इंप्रेसिव लग रही है, विक्रांत ने जोई की स्किल के बेस पर बोला, जिसे सुन के रूही के चेहरे से रौनक तो गायब हो गई, लेकिन फिर भी रूही ने दिखावटी रूप से खुश होते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ, तब तक तुम फाइनल कर लो। थैंक्स, विक्रांत ने कहा। जिसके बाद रूही वहां से चली गई तो विक्रांत सीएयू की फाइल बनाने में लग गया। जिसके थोड़ी देर बाद जब रूही कॉफी लेकर वापस आई तब विक्रांत ने रूही के हाथ से कॉफी का कप लेकर दीवार घड़ी की तरफ देखा तो 2:30 बजने को आई थी। ये देखकर विक्रांत बोला, काफी रात हो गई, तुम्हें अब जाना चाहिए, ये सब मैं देख लूंगा। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। इतना कहकर रूही विक्रांत के सामने की चेयर पर बैठ गई। जिसके बाद विक्रांत ने गहरी सांस लेकर कहा, रूही मुझे इस केस को हर हाल में सॉल्व करना है, जबकि मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पुलिस स्टेशन में सबको लगता है कि मैं इस केस के लिए तैयार नहीं। तुम अच्छा कर रहे हो विक्रांत, लोगों की बात पर ध्यान मत दो, रूही ने स्माइल पास करते हुए कहा, जिसे सुनकर विक्रांत को काफी अच्छा फील हुआ और एक हिम्मत भी बधी कि चलो कोई तो है जिसको उस पर भरोसा है। तो फिर विक्रांत ने रूही की तरफ फाइल देते हुए कहा, रेडी है, एक बार देख लो। रूही और विक्रांत की सारी रात पुलिस स्टेशन में ही बीती। सुबह के 4 बजे के करीब उन दोनों ने हल्की हल्की सी नींद ली और वो भी अपने अपने कैबिन में ही। सुबह हो चुकी थी। मिस अनाया ऑफिस आई और उसने अपना बैग रखा। तभी आशीष ने आकर कहा, मैडम 2 डेड बॉडीज की पहचान हो गई, बस तीसरे की बाकी है। ये सुन के सनाया ने कहा, गुड जॉब। इतना कहकर सनाया ने लैब की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, तो तुम रात में घर नहीं गए? सुन के आशीष को लाई तो सनाया बोली, ओके सर। जब सनाया लैब में पहुंची तो उसने डेड बॉडीज की तरफ देखते हुए कहा, फाइल है नजर है। जिसके बाद आशीष ने उसे फाइल पकड़ाई तो सनाया ने चश्मा पहना और फाइल को ओपन करके एक बॉडी की तरफ इशारा कर कहा, इसका नाम है जीवन गांधी, पुलिस वाला था, काफी टाइम से सर्विस कर रहा था। क्या इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया? नहीं मैम, आशीष ने कहा। जिसके बाद में सनाया ने कहा, ओके, पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो कि हमने 2 डेड बॉडीज की पहचान कर ली है। सनाया की इस बात पर आशीष ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर उसने रूही को कॉल मिलाया। जिसके आधे घंटे बाद ही विक्रांत और रूही दोनों फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ऑफिस पहुंच गए। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर देवराय की टेबल पर सीएयू की फाइल पहुंच चुकी थी और सीएयू की फाइल लेकर मिस्टर देवराय पुलिस स्टेशन से निकल गए। मिस्टर देवराय की कार हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रही थी। लास्ट सीट पर बैठे मिस्टर देवराय सीएयू की फाइल पढ़ रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ 20 ट्रक एक साथ झारखंड बॉर्डर पर पहुंचने वाली थी। झारखंड बॉर्डर के एग्जिट पर काफी नाकाबंदी हो रखी थी, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों की नजर क्लैड ग्रुप नाम के ट्रक पर पड़ी, सबके सब ट्रक वीआईपी पास के जरिए वहां से निकल गए। किसी भी पुलिस वाले ने क्लैड ग्रुप के एक भी ट्रक को नहीं रोका। जब सारे ट्रक वहां से निकले तो एक कांस्टेबल ने अपने साथी से पूछा, ये किसके ट्रक्स थे जिनको बगैर चेकिंग के हमने जाने दिए? ये सवाल सुनकर उस पुलिस वाले ने कहा, पता नहीं, बस एक नाम दिखाई देता है, क्लैड ग्रुप, और जाने देते हैं। एक बार सब इंस्पेक्टर ने गलती से रुकवा दी थी तो डीएसपी साहब ने उसको बहुत सुना है। तब से यहाँ सबको पता चल गया है कि क्लैड ग्रुप की गाड़ी को नहीं रुकाने का। ये सुनकर उस पुलिस वाले ने कहा, ओ मतलब कोई बड़ा आदमी है, फिर तो कुछ इनाम भी देता ही होगा। ये सुन के वो पुलिस वाला हंसता हुआ बोला, बड़े लेवल के सारे अधिकारी ऐसे ही होते हैं, और अगर कल को कोई दिक्कत हुई या परेशानी हुई तो हम पर सारा ब्लेम डाल देंगे। ये लोग खुद सेफ खेलते हैं। क्लैड ग्रुप की पावर का अंदाजा अब इसी बात से लगाया जा सकता था कि जिन ट्रक्स को बगैर चेकिंग के नहीं जाने देना था
वही ट्रक्स वीआईपी पास से गुजरे। वीआईपी पास नॉर्मली उन्हें दिया जाता था जिनमें इमरजेंसी का सामान हो या फिर कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज हो जिसकी सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो वहीं दूसरी तरफ विक्रांत और रूही सनाया के पास लैब में खड़े थे। सनाया ने विक्रांत से कहा, यह पुलिस वाला है, इसका नाम है जयंत गांधी। जैसे ही विक्रांत और रूही के कानों में बात पड़ी, दोनों की आंखें नम हो गई। उनसे जयंत गांधी का शव देखा भी नहीं गया। और विक्रांत ने हिम्मत करके कहा, और ये दूसरा है जमाल सिंह, इसके आगे पीछे कोई नहीं। सनाया ने बताया। जिसे सुनकर रूही ने कहा, विक्रांत हमें जयंत की फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये सुन के विक्रांत ने हाँ में गर्दन हिलाई, जबकि विक्रांत की आंखों में गुस्सा भी था। फिर उसके बाद विक्रांत ने पूछा, और तीसरा? इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, सनाया ने कहा। फिर विक्रांत ने कहा, क्या इन तीनों को मारने वाला भी एक ही है? यह सुन के मिस सनाया ने नाम में गर्दन हिलाई, जिसके बाद में मिस सनाया ने कहा, संध्या को जिसने मारा उसी ने जमाल को मारा, लेकिन जयंत को मारने वाले का तरीका थोड़ा अलग है। ये सुन के विक्रांत कुछ कहता, इतने में विक्रांत का फोन बजा। उसने देखा तो उसके डैड मिस्टर देवराय का कॉल था, जिसे देखकर विक्रांत ने कहा, 1 मिनट। इतना कह के विक्रांत बाहर आया और फिर उसने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो सर। हेलो विक, तुम जल्दी हेडक्वार्टर आ जाओ, मैं तुम्हें यही सब कुछ बताऊंगा, और हाँ, रूही को भी साथ लेकर आना, मिस्टर देवराय ने अपने बेटे विक्रांत से कहा। विक्रांत का निकनेम विक भी है, उसको इस नाम से कुछ खास लोग ही बुलाते हैं। ओके सर। इतना कहते ही विक्रांत वापस अंदर आया और रूही की तरफ देखकर बोला, हमें चलना होगा, मैं सिद्धू को बोलकर इन्फॉर्म करवाता हूँ। ये सुन के रूही ने सवालिया नजर से विक्रांत की तरफ देखा, पर उसने कोई सवाल नहीं करा, क्योंकि उसे पता है कि शायद विक्रांत अभी सनाया के सामने बताना नहीं चाहता कि वो कहाँ जा रहे हैं। सनाया जल्दबाजी में बोली, एक और बात। हाँ बोलो, विक्रांत ने कहा। तो मिस सनाया ने कहा, नहीं चलो छोड़ो, बाद में बताती हूँ। इतना कहकर मिस सनाया ने अपने कदम बाहर बढ़ा दिए। विक्रांत ने भी सनाया से दोबारा नहीं पूछा कि वो क्या कहना चाह रही है। फिर विक्रांत और रूही निकल गए। रूही और विक्रांत अभी बीच रास्ते में ही थे कि तभी दीप सिद्धू का कॉल आया। विक्रांत ने ड्राइव करते हुए कॉल अटेंड करते हुए कहा, हाँ बोलो सिद्धू। सर, मैंने उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया और सारे इंतजाम करवा दिए, लेकिन एक और बात पता चली, संजय राठी से रिलेटेड। सामने से सिद्धू ने कहा तो विक्रांत ने बात आगे बताने को कहा। सर, संध्या और जोशिप ने वाइटनेस कैफे क्लब की मेंबरशिप ले रखी थी, उन दोनों का अक्सर वहां आना जाना रहता था। सिद्धू के बोलते ही विक्रांत बिछट से बोला, ठीक है, मैं थोड़ी देर में उस कैफे की तरफ जाऊंगा। इतना सुनते ही सिद्धू ने कॉल कट कर दिया। फिर विक्रांत ने अपना फोन रखा और सिगरेट जलाने ही वाला था कि तभी रूही ने पूछा, विक्रांत हम हेडक्वार्टर जा रहे हैं? ओ हाँ, भूल ही गया। विक्रांत ने कहते हुए अपनी सिगरेट वापस रखी और मन में कहने लगा, हेडक्वार्टर में और भी सीनियर लोग मौजूद हो सकते हैं और उन्हें अगर सिगरेट की बदबू आएगी तो वाट लग जाएगी। रूही की नजर सड़क पर थी। थोड़ी ही देर में विक्रांत और रूही हेडक्वार्टर आ पहुंचे। मिस्टर देवराय वहां पहले से मौजूद थे, तो मिस्टर देवराय ने अपने सामने बैठे ऑफिसर से कहा, सर, हमें सीए को पुलिस स्टेशन से दूर एस्टेब्लिश करना चाहिए। पुलिस स्टेशन में नॉर्मल केसेस का आना जाना रहता है, तो ये सेफ नहीं होगा। मिस्टर देवराय की बात सुनकर सामने बैठे ऑफिसर ने कहा, ओके, लेकिन एक शर्त है, सीए को पहले 1 महीने में संध्या राठी का केस सॉल्व करना होगा। अगर तुम्हारी यूनिट ऐसा नहीं कर पाती है तो हम पूरी यूनिट को बंद कर देंगे और थोड़ा बहुत एक्शन भी हो सकते हैं। तो अभी भी वक्त है, जैसा सोच लो। सर, अब सोचने को कुछ नहीं है, मुझे मेरे कॉप्स पर यकीन है, उन पर भरोसा है, वो हमें निराश नहीं करेंगे, मिस्टर देवराय ने कहा। जैसे उनके सामने बैठे ऑफिसर ने निगाहों से देखते हुए कहा, कॉप्स पर भरोसा है या फिर अपने बेटे विक्रांत पर? ये सुन के मिस्टर देवराय कुछ बोल ही नहीं पाए, जैसे उनके मुंह से किसी ने जबान खींच ली हो। तो फिर सामने बैठे उस ऑफिसर ने कहा, मिस्टर देवराय, हमने ज्यादा साथ में काम नहीं करा, पर मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है, तुम काफी बेहतर पुलिस वाले हो, तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स देखे हैं, अच्छे हैं, लेकिन इस बार तुम कुछ ज्यादा ही बड़ा दांव खेल रहे हो, जो कि तुम्हारे रिकॉर्ड्स पर भी अफेक्ट करने वाला है। सामने बैठे सीनियर ऑफिसर की बात सुनकर मिस्टर देवराय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी सर, जानता हूँ। ओके, मैंने विक्रांत के बारे में सुना था, चलो देखते हैं तुम्हारे बेटे में कितना दम है। इतना कहकर सामने बैठे ऑफिसर ने फाइल पर अपने सिग्नेचर करते हुए फाइल को अप्रूव कर दिया। लेकिन अप्रूव करते करते सामने बैठे ऑफिसर ने इस केस को बड़ा ही पर्सनल बना दिया था। उसने विक्रांत की काबिलियत के साथ साथ मिस्टर देवराय के फैसले को भी चैलेंज कर डाला। संध्या राठी के इस केस से बचकर जीने का अब कोई तरीका नहीं बचा।
तभी विक्रांत और रूही अंदर आए। उन्हें अंदर देखकर सीनियर ऑफिसर ने मिस्टर देवराय की तरफ देखकर रौबदार आवाज में कहा, क्या तुम बाहर वेट कर सकते हो? मुझे तुम्हारे इन काबिल ऑफिसर से कुछ सवाल करने हैं। सीनियर ऑफिसर की बात सुनकर मिस्टर देवराय खड़े हुए और फिर उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी सर, और वो बाहर चल दिए। मिस्टर देवराय बाहर जाते जाते अपने बेटे की आंखों में देख रहे थे। एक सीनियर ऑफिसर ने विक्रांत की तरफ देखकर कहा, विक, मिस्टर विक, इसी नाम से तुम्हारे डैड तुम्हें बुलाते हैं ना? यह सुन के विक्रांत ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए हाँ कहा। तो फिर उस सीनियर ऑफिसर ने कहा, खड़े रहो। उसके बाद सीनियर अफसर ने कहा कि अपने डैड मिस्टर देवराय को इस न्यू यूनिट का आइडिया तुमने दिया? ये सवाल सुन के विक्रांत ने नाम में गर्दन हिलाई और फिर कहा, मुझे अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। ओके, तो रूही तुम बताओ, संध्या राठी का केस तुम्हें सुसाइड लगता है या मर्डर? सीनियर अफसर ने सवाल करते हुए पूछा, जिसका जवाब देने में रूही उलझन में पड़ गई और मन में सोचने लगी, अब क्या जवाब दूं? जब रूही ने कुछ नहीं कहा तो सीनियर अफसर ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, ये नेम प्लेट देखो, इस पर क्या लिखा है? एमजे चौधरी। पोस्ट क्या है? आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। अब तुम अपनी पोस्ट देखो और बताओ, क्या मुझे अपनी बात दोबारा दोहराने की जरूरत है? एमजे चौधरी की इस बात से धमकी झलक रही। एमजे की इस बात से वाकई में रूही काफी डर भी गई कि वाकई में एमजे चौधरी इस यूनिट के बनने से पहले ही उसे डिस्ट्रॉय कर देने वाला है। और क्या होगा जब क्लाइड ग्रुप की सारी ट्रक नेपाल बॉर्डर पर पहुंच जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। एमजे चौधरी की बात से रूही काफी डर गई तो उसने मन ही मन खुद से कहा, देख रूही, कुछ तो बोलना होगा, ऐसे चुप रहने से बात और बिगड़ जाएगी। जब रूही ने हिम्मत करके एमजे चौधरी से कहा, नहीं सर, ये सुसाइड केस नहीं, मर्डर है। कैसे? एमजे ने रूही से पूछा, जिसके जवाब में रूही कुछ कहती, इतने में विक्रांत बीच में बोलने लगा। तो विक्रांत को टोकते हुए एमजे ने कहा, मैंने तुमसे पूछा? सॉरी सर, विक्रांत ने माफी मांगते हुए कहा। जिसके बाद रूही थोड़ा सकपकाते हुए बोली, सर, जिस तरह संध्या राठी की बॉडी से चमड़ी उतारी गई, उसे देखकर लगता नहीं कि सुसाइड है, ये पॉसिबल ही नहीं। ओके, तुम सीआईए को लीड करने वाले, लेकिन याद रहे 15 दिन में केस सॉल्व हो जाना चाहिए, अदरवाइज अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार रखना। मैं सस्पेंड करूंगा तो तुम्हारे पिता को अच्छा नहीं लगेगा। एमजे चौधरी ने वार्न करते हुए क्लियर कर दिया, जिसे सुनकर विक्रांत कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन एमजे के हाई पोस्ट के चलते विक्रांत एक भी शब्द नहीं बोल पाया। फिर एमजे ने जाने का इशारा किया और वो लोग बाहर चल दिए। मिस्टर देवराय अपने बेटे के पास आकर कहते हैं, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, अब जल्दी से काम पर लग जाओ, वक्त बहुत कम है। मिस्टर देवराय की इस बात पर विक्रांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर रूही से कहा, तुम सेटअप तैयार करो, तब तक मैं वाइबस कैफे जाता हूँ, शायद वहां कुछ मिल सकता है। यहीं से विक्रांत और रूही दोनों अलग अलग चल पड़े। विक्रांत ने जितना सोचा था उससे कई खतरनाक सीनियर ऑफिसर उसे देखने को मिले। 1 घंटे बाद विक्रांत की कार कैफे के बाहर जाकर रुकी। फिर विक्रांत तेजी से अंदर जाते ही काउंटर पर बोला, मैनेजर को बुलाओ। ये सुनकर रिसेप्शन पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जी कहिए क्या बात है? वो इस वक्त बिजी है, उसी को बुलाओ। इतना कहकर विक्रांत ने पुलिस का आईडी कार्ड दिखाया, जिसके अगले ही सेकंड रिसेप्शनिस्ट ने कहा, क्या सर आप भी फिर से आ गए? अभी 3 महीने पहले तो पेमेंट भिजवाई थी। ये सुनते ही विक्रांत का दिमाग खराब हो गया तो उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, इधर आना। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट पास आया, विक्रांत ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रिसेप्शनिस्ट का कान सुन्न और गाल लाल हो गया। थप्पड़ की आवाज से कैफे में मौजूद लोगों की नजर विक्रांत पर आ गई तो विक्रांत ने उस रिसेप्शनिस्ट के शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए समझाया, तेरे मैनेजर को बुला अभी के अभी। जी 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 सर, उस रिसेप्शनिस्ट ने हड़बड़ाते हुए कहा। विक्रांत ने देखा कि कैफे में बैठे ज्यादातर कस्टमर उसी पर नजर गड़ाए थे। विक्रांत ने इशारा करके कहा, ऑर्डर लूं क्या? ये सुन के सब अपने अपने टेबल पर देखने लगे। फिर जैसे ही मैनेजर आया, विक्रांत ने उसको आते ही 2 थप्पड़ जोर से लगाए, जिसके बाद मैनेजर ने डरते हुए कहा, सर हुआ क्या है? यहाँ क्या चलाता है जो तुझे पुलिस वालों को पैसे देने पड़ते? विक्रांत ने मैनेजर से पूछा, पर वो डर के मारे कुछ नहीं बोल सका। तो विक्रांत ने कहा, मुझे संध्या राठी और जोसेफ की मेंबरशिप के बारे में जानना है और तुम्हारे पास सच बताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं।
विक्रांत की आंखों में गुस्सा था, लेकिन मैनेजर बात से अनजान बनते हुए बोला, कौन संध्या राठी? ये सुन के विक्रांत ने दोबारा से हाथ उठाने के लिए हाथ ऊपर किया तो उस मैनेजर ने डरते डरते कहा, मारो नहीं, बताता हूँ सर, वो। इसके बाद विक्रांत सीसीटीवी रूम में गया और यहाँ बैठकर विक्रांत ने अच्छे से सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू किया। तो पीछे खड़े मैनेजर ने कहा, सर ये मैम बहुत घमंडी थी, लेकिन जोसेफ सर अच्छे थे, वो बहुत अच्छे से बात किया करते थे। कहकर मैनेजर रुका तो विक्रांत ने बोला, रुका किस लिए? बोलते जा, जब तक मैं चुप होने के लिए ना बोलूं। फिर मैनेजर जोसेफ और संध्या के बारे में बताने लगा। विक्रांत तो उसकी बात सुनता हुआ सीसीटीवी फुटेज देख रहा था तो वहीं दूसरी तरफ रोहित अपनी टीम के लोगों के साथ मिलकर सेटअप तैयार करने लगी। कोलाइट पुलिस स्टेशन से 2 गली पीछे एक अपार्टमेंट में सीएयू का सेटअप किया जा रहा था, जिसमें जरूरत की चीजें थी, लेकिन इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता था। सीएयू के लिए ये परफेक्ट जगह होने वाली थी और ना ही इस तरफ कोई आता जाता था। रूही के साथ एक लड़की और 2 पुलिस वाले भी मौजूद थे। ये चारों मिलकर कुछ चीजें सही से रख रहे थे तो रूही ने अपने साइड में खड़ी लड़की से कहा, आद्या अभी भी वक्त है, अगर तुम इस तरह के केस में ओके नहीं हो तो हमें बता सकती हो। आद्या, जिसका पूरा नाम है रेखा रंजन, लेकिन टीम के ज्यादातर लोग इसे आद्या ही कहते हैं। आद्या जो कि दिखने में जवान और खूबसूरत है। आद्या के ग्राउंड करीब है, उसे टोपी पहनने पर मजबूर कर देते हैं। आद्या ने रूही से कहा, मैं ठीक हूँ, इस तरह के केसेस में कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। आद्या की बात पर रूही ने हल्के से स्माइल पास करी, अपने काम में लग गई। एक तरफ रूही सीएयू के यूनिट को एस्टैब्लिश करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अब भी सीसीटीवी चेक करता हुआ मैनेजर से पूछता है, अच्छा ये बता, तुम्हारी इस मेंबरशिप के क्या फायदे हैं? ये सवाल सुन के उस मैनेजर ने कहा, फायदा है ना सर, बहुत ज्यादा है। हमारी मेंबरशिप लेने के बाद आपके लिए एक रूम हर वक्त बुक रहता है, बिल्कुल आपके अपने घर जैसा। आपके साथ कोई आए जाए, कोई कुछ नहीं पूछेगा। और तो और, तभी उस मैनेजर ने इतना ही कहा था कि तभी विक्रांत ने उसकी तरफ आंखों में देख कर कहा, क्या लगता है मैं तेरे इस कैफे और बार की मेंबरशिप लेने में इंटरेस्टेड हूँ? और कैफे है तो तुम रूम सर्विस कैसे दे सकते हो? सर कुछ वीआईपीस के लिए सुविधा अवेलेबल है, मैनेजर ने नजर झुकाकर कहा। मैनेजर शायद भूल चुका है कि ये जो उसके सामने बैठा है ये कोई कस्टमर नहीं बल्कि पुलिस वाला है। इसके सामने एक हद तक में ही खुला जाए, वरना फिर आ बैल मुझे मार वाली कहावत सच होती दिखाई देगी। विक्रांत ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, फिर तो तुम्हारे पास जोसेफ और संध्या के साथ कौन आता था, इसका शायद ही कोई डेटा होगा। नहीं सर, सॉरी सर, अगर होता तो मैं आपको जरूर दिखाता, मैनेजर ने कहा। कि तभी विक्रांत की नजर फुटेज पर पड़ी। उसमें आगे एक लड़की आई जो जोसेफ और संध्या के साथ ही कैफे में एंटर हुई थी। उस अनजान लड़की को देखकर विक्रांत ने कहा, पॉज करके जूम करना जरा। ये सुनकर ऑपरेटर ने बिल्कुल वैसा ही करा, जिसके बाद विक्रांत ने उस लड़की की तरफ इशारा कर कहा, ये कौन है, कोई आइडिया है क्या? ये सवाल सुनकर मैनेजर ने नामे गर्दन हिलाई, जिसके बाद विक्रांत ने दोबारा से सवाल पूछा, ठीक से याद करने की कोशिश करो, या खुशी हो रही है गाल पर तो बता दो, अभी मिटा दूं। नहीं सर, मुझे सच में याद नहीं, मैनेजर ने दबी आवाज में कहा। जिसके बाद में विक्रांत ने उस ऑपरेटर से आगे की सीसीटीवी प्ले करने को कहा और फिर मन ही मन सोचने लगा, इस लड़की से मिलना ही होगा। जिसके बाद विक्रांत ने आगे की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसने देखा कि वो लड़की भी संध्या और जोसेफ के साथ बैठकर कॉफी पी रही और तीनों ही आपस में कुछ बात कर रहे। तो फिर विक्रांत ने उस ऑपरेटर से कहा, ये 15 मिनट की क्लिप मुझे सेंड कर दियो जरा। ये सुन के उसने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर संध्या सिंह के साथ वाली उस लड़की की वो 15 मिनट की सीसीटीवी क्लिप विक्रांत के साथ शेयर की। जिसके बाद विक्रांत ने कहा, ये मेंबरशिप किसके नाम पे थी और मोस्टली बिल पे कौन करता था? ये सवाल सुन के उस मैनेजर ने कहा, बिल तो मैं भी पे करती थी, सर को बिल पे करते मैंने कभी नहीं देखा। मैनेजर के इस जवाब से विक्रांत को काफी कुछ क्लियर हो गया था, तो उसने कहा, ओके थैंक्स, मैं वापस आऊंगा, मुझे इस बार पूरी रिपोर्ट चाहिए। ये लोग कब कब आए, कितना रुके, क्या कोई इनके साथ आया, सब कुछ एक फाइल में तैयार रखना, नहीं तो इस कैफे और बार का लाइसेंस रद्द करवाने में मैं एक दिन भी नहीं लगाऊंगा। ये सुन के उस मैनेजर ने कहा, जी सर, आपको फाइल तैयार मिलेगी, लेकिन प्लीज कोई एक्शन मत लेना, वरना हम सबकी नौकरी चली जाएगी। हाँ जोड़ता हूँ सर, प्लीज। ये सुन के विक्रांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर बाहर अपनी कार के पास आ गया। उसने सिद्धू को वो 15 मिनट की सीसीटीवी क्लिप सेंड की और फिर
कार का गेट खोलते हुए सिद्धू को कॉल कर दिया। सिद्धू जो कि अभी भी पुलिस स्टेशन पहुंचा था, पर फिर जैसे ही सिद्धू ने कॉल अटेंड करते हुए सामने से कहा, हेलो, हाँ जी सर। हेलो सिद्धू, तुम आ गए? विक्रांत ने सिद्धू से कॉल पर पहला सवाल करते हुए पूछा, जिसके जवाब में सिद्धू ने हाँ कहा। तब विक्रांत ने आगे कहा, ओके, मैंने तुमको सीसीटीवी फुटेज की एक क्लिप सेंड की है, देखो और उसमें संध्या और जोसेफ के साथ जो लड़की है उसका पता लगाओ, और जब पता लग जाए तो उसे पुलिस स्टेशन ले आना, उससे कुछ काम की बातें करनी है। विक्रांत की बात सुनकर सिद्धू ने कहा, जी सर। उसके बाद विक्रांत ने कॉल काटा और कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। तो वहीं दूसरी तरफ क्लेड बहुत ही ज्यादा परेशान और गुस्से में नजर आ रहा था। उसने अलीजा पर गुस्सा करते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था मैं इतने ज्यादा माल के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता, फिर भी तुमने मुझे अनसुना कर दिया। अब अगर वो ट्रक्स नेपाल बॉर्डर पर चेक हुआ तो पुलिस वाले उसे वहीं जमा कर लेंगे। फिर से बता रहा हूँ, 3000 करोड़ का नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्लेड की धमकी से मिस अलीजा थोड़ा डर गई। बावजूद इसके उसने हिम्मत करके कहा, मिस्टर क्लेड, आप ज्यादा सोच रहे हैं। अभी नेपाल बॉर्डर तक माल को पहुंचाने में टाइम लगने वाला है, तब तक मैं कोई नई सेटिंग बिठा लूंगी, आप निश्चिंत रहें। ये सुनकर मिस्टर क्लेड ने दोबारा से गुस्से भरी आवाज में कहा, और अगर तुम कोई सेटिंग नहीं बिठा पाई तो फिर माल का क्या होगा? क्या मैं उसे बीच रास्ते में पड़ा रहने दूंगा? वो कोई लॉलीपॉप से भरे ट्रक नहीं जिन्हें कहीं भी किसी भी हाईवे के ढाबे पर खड़ा कर दूं। इतना कहते हुए मिस्टर क्लाइड ने अलीजा की आंखों में आंखें डाली, जोर से गुस्से भरी आवाज में पूछा, आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ। अलीजा ने घबराते हुए कहा। तो मिस्टर क्लाइड ने दोबारा से बात दोहराते हुए कहा, मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं 3000 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। क्लाइड की बातों से साफ पता चल रहा है कि वो अपने काम को लेकर कितना सीरियस है, और इसके लिए पागल भी हो जाता था, बिल्कुल किसी साइको की तरह। क्लाइड की सांसें अटकी पड़ी थी। उसका माल निकल चुका है और नेपाल बॉर्डर पर इनका जो आदमी था वो अचानक लास्ट मिनट पर पीछे हट गया था, क्योंकि अगर ट्रक्स चेक होते तो पता लग जाता है कि उसमें क्या है, और उससे पूरी दुनिया तबाह होने के कगार पर आ जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ विक्रांत की कार ऑफिस आकर रुकी और वो उतरा ही था कि तभी विक्रांत का फोन बजा। उसने देखा तो सिद्धू का कॉल था। ये देखकर विक्रांत ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो। हेलो सर, पता लग गया है, लड़की यही एक गर्ल्स पीजी में रहती है, उसका नाम सानवी है। मैं 2 लेडी कांस्टेबल के साथ निकल रहा हूँ, सिद्धू ने कहा। जिसे सुनकर विक्रांत ने कहा, ओके, ध्यान से, और एक बात, उसे यही नए यूनिट के ऑफिस में ले आना है। जी सर, सिद्धू ने कहा। जिसके बाद विक्रांत ने कॉल कट करा और फिर अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए, जिसके बाद लिफ्ट ली और ऊपर यूनिट ऑफिस के अपार्टमेंट में पहुंच गया। विक्रांत को अपने सामने देखकर आद्या के चेहरे पर रंगत दौड़ आई। आद्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे विक्रांत सर अभी इतने भी आम से नहीं रहे कि इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़े। इन्हें झारखंड का सारा पुलिस डिपार्टमेंट अच्छे से जानता है। ये सुन के रूही ने स्माइल पास करते हुए कहा, हाँ ये बात तो सच है। फिर विक्रांत ने गहरी सांस लेकर कहा, तो केस को लेकर किसी का कोई सवाल हो या सजेशन हो तो बता सकते हो। ये सुन के सभी टीम वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ मिस अलीजा का शरीर डर के मारे पसीने से भीग रहा था, जबकि इस वक्त वो एसी वाले रूम में मौजूद थी, क्योंकि नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करने की कोई सेटिंग नहीं हो पा रही है। तो अलीजा ने मन ही मन खुद से कहा, क्या करूं, किससे कांटेक्ट करूं, किससे? मुझे करना ही होगा हर हाल में। क्या करेगी अलीजा अब आगे? क्या वो लड़की संध्या और जोसेफ के बारे में कुछ बता पाएगी? वाकई में क्लाइड का सारा माल नेपाल बॉर्डर पर जब्त होने वाला है, या फिर क्लाइड कर देगा दुनिया तबाह? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।